स्कूल स्टडी पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र वर्मा आप सबके सामने एक बार फिर से अलंकार के दूसरे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। आज इस दूसरे भाग में जो हमने 5 अलंकार पहले में किए थे उससे आगे के अलंकार को करने का काम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अलंकार के। छठे नंबर पे जो हमारा अलंकार आता है वो है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है मानवीकरण अलंकार? जब हम जड़, निर्जीव और अचल चीज पर सचल सजीव वस्तु का आरोप लगा के उसका निरूपण करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। परिभाषा क्या बनती है? काव्य में जहां जड़, अचल व निर्जीव को सचल व सजीव के रूप में प्रस्तुत करने से चमत्कार पैदा होता है उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ जो ये बादल है ये निर्जीव है, सजीव नहीं है, मगर फिर भी इसको क्या दिखाया गया है? बन ठन के और संवर के। जैसे कि एक इंसान सजता संवरता है, एक मनुष्य सजता है, सजावट करता है अपनी, ठीक इसी प्रकार बादल पर भी इसी प्रकार का निरूपण किया गया है। जबकि बादल निर्जीव है, अचल है, मगर उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है जिस रूप में मनुष्य होता है। इसलिए यहाँ मेघ पर मानवीय क्रियाओं का निरूपण होने के कारण कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। एक उदाहरण और भी देख सकते हैं। मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। बादलों के आकाश से संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। अब ये संध्या कोई लड़की नहीं है, संध्या कोई नायिका नहीं है, संध्या कोई नारी भी नहीं है, मगर इस संध्या को किसके रूप में वर्णित कर दिया? एक सुंदरी के रूप में वर्णित कर दिया, उसको सजीव के रूप में वर्णित कर दिया, एक महिला के रूप में वर्णित करने का काम किया। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। लो लतिका भी भर लाई। अब लतिका टहनी को, डाली को कहते हैं। अब लतिका नहीं भर के ला सकती, लेकिन वहाँ लतिका के ऊपर भी नारी का निरूपण किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण अलंकार। जग कर सज कर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो तारे गजरों वाले। अब देखिए, जग कर सज कर रजनी बाले, रजनी बाले का मतलब है रात्रि रूपी नारी। मैं लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा। जग कर सज कर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो तारे गजरों वाले। यहाँ एक चीज़ और भी समझाऊंगा मैं साथ के साथ आपको। जग कर माने जागते हुए, सज कर माने श्रृंगार करके, रजनी बाले माने रात्रि रूपी नारी। अब रात्रि कोई नारी नहीं है, लेकिन फिर भी कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि रात्रि रूपी नायिका रात को जाग रही है, अपना श्रृंगार कर रही है और तारे रूपी गजरों को बेचने के लिए जा रही है। इसलिए रजनी बाले के हिसाब से मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि रात्रि को नारी के रूप में वर्णित किया है। इससे पहले भी हमने कुछ अलंकार किए थे, उनको भी अगर इसके साथ जोड़ें तो आसान हो जाएगा। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। रजनी बाले, रात्रि रूपी नारी, आरोप लगाया गया है रात्रि पर नारी का, इसलिए कौन सा अलंकार बन जाता है?
रूपक अलंकार बन जाता है। यहां देखिए तारे गजरों वाले, तारे रूपी गजरे, तारे पर गजरे का आरोप लगाया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार भी बनता है। तो एक चीज ध्यान करना आप लोग, एक पंक्ति के अंदर एक से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं, तो इनमें प्रमुख कौन सा है वो ध्यान रखते हुए हमें वो उत्तर लिखना होता है, गौण अलंकार को छोड़ देना होता है। पूछा जाए दोनों तो फिर हम दोनों भी लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ मानवीकरण अलंकार। 7वें नंबर पर जो अलंकार हमारा आता है वो होता है अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब है अन्य जमा उक्ति। अन्य माने दूसरा, उक्ति माने कहना। जब हम सीधे किसी को बात नहीं कहते हैं, घुमा फिराकर दूसरे के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वो अन्योक्ति अलंकार होता है। परिभाषा क्या बनेगी? काव्य में जहां दूसरे के माध्यम से बात कहने से चमत्कार पैदा होता है उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, गोरी सोवई सेज पर, गोरी सोवई सेज पर, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपुने, रैन भई चहु देश, रैन भई चहु देश। यहाँ देखिए सीधा अर्थ अगर हम इसका निकालें तो गोरी नायिका नारी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुंह पर बाल डाल रखे हैं, अपनी जो लटाएं हैं वो उसने अपने मुंह पर डाल रखी हैं, इसलिए हे खुसरो अपने घर चलो, देश में चारों ओर रात हो गई है। मगर इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है, यहाँ कवि कुछ और ही कहना चाहते हैं। जो ये खुसरो हैं, अमीर खुसरो, इनके गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब मरे तो इन्होंने अपने आप को अनाथ समझा और उस समय की कल्पना करके इन्होंने क्या लिखा, गोरी सोवई सेज पर, मेरे गुरु अब कब्र में सो रहे हैं, मुख पर डारे केस, उनके शरीर को मुंह को ढक दिया गया है, कब्र में निवास कर रहे हैं क्योंकि दफना दिया जाता है बाद में। चल घर खुसरो आप उन्हें, हे खुसरो अब तुम अपने घर चलो, रैन भई चहु देश, क्योंकि अब यहाँ अज्ञान का अंधकार हो गया है, गुरु के जाने से अब ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला कोई नहीं रहा है। तो यहाँ गोरी और सेज के माध्यम से उन्होंने किसका वर्णन किया? अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की ओर संकेत किया। प्रत्यक्ष बात न कहकर दूसरे के माध्यम से बात कही गई, इसलिए यहां पर अन्योक्ति अलंकार है। इसके पश्चात जो हमारा 8वां अलंकार आता है, 8वां अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में हम करेंगे। नंबर 8 अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय जमा उक्ति। अतिशय माने होता है बहुत अधिक, बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति माने कहना। हर चीज की एक सीमा होती है, चाहे झूठ बोलने की है चाहे सच बोलने की है, लेकिन हम उस सीमा को पार कर दें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। हमें इस अलंकार में वही चीज देखने को मिलेगी। काव्य में जहाँ किसी चीज़ का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि जो लोक सीमा है वो टूटती सी प्रतीत होने लगती है, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम महाराणा प्रताप का लेंगे। छोटी सी कविता है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
महाराणा प्रताप ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और उनका साथ दिया उनके घोड़े चेतक ने। यहाँ महाराणा प्रताप के साथ साथ उसके घोड़े चेतक की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। कैसे? आगे नदियां पड़ी अपार, आगे बहुत लंबी चौड़ी नदी पड़ी हुई है, घोड़ा कैसे उतरे पार, इस नदी को घोड़ा कैसे पार करे। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने नदी के इस पार घोड़े पर सवार होकर ये बात मन में सोची, तब तक चेतक था उस पार, तब तक तो चेतक ने उस नदी को ही पार कर दिया। शायद ऐसा संभव नहीं है, चेतक महान घोड़े के रूप में जाने जाते हैं, मगर इतना भी नहीं है कि पलक झपकते ही वो नदी को भी पार कर जाएं। यहाँ चेतक की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किए जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण भी अगर हम देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं। हनुमान जी की पूंछ का आप लोग जिक्र जानते भी होंगे, लंका में आग लगाने का प्रयास किया गया था, उसके ऊपर एक दोहा लिखा गया है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भागी। कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं, उससे पहले पूरी लंका नगरी जल गई और पूरे राक्षस भाग गए। ऐसा संभव नहीं है, पहले पूंछ में आग लगी, उसके पश्चात लंका को जलाया गया। मगर यहाँ हनुमान जी की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब साकेत नगरी पवित्र थी, राम राज्य था, कोई कमी नहीं थी, मगर हम उसको ये नहीं कह सकते कि वह स्वर्ग के समान थी। तो साकेत अयोध्या की यहाँ किसके समान बात की गई है? स्वर्ग के समान बात की गई है। यहाँ पर भी अयोध्या का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार बनेगा? अतिशयोक्ति अलंकार बनेगा। अगला जो हमारा अलंकार है 9वें नंबर पर, वो आएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां कहीं भी कविता में हम कल्पना या संभावना ढूंढने का प्रयास करते हैं और इसके लिए कुछ शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, मानो, मनु, जो, जानो, जनू, जनहु आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनेगा वो कहलाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, कल्पना या संभावना, कल्पना या संभावना किस में देखेंगे? उपमेय या उपमेय में उपमान की। कविता में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना से चमत्कार पैदा होता है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कुछ इसके शब्द निश्चित हैं जो इसमें आते हैं, मानो, मनु, जो, जानो, जनू, जनहु। ऐसे अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे झुककर मैंने पूछ लिया, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। यहां देखिए, कवि एक दिन बस में चढ़ते हैं, ड्राइवर आप लोग जानते हैं अजीब अजीब शौक रखते हैं, ड्राइवर ने अपने ऊपर चूड़ियां लटका रखी थी गुलाबी, और जो ही कवि महोदय ऊपर चढ़े, उनकी आदत होती है दाएं बाएं नज़र डालने की, तो उन्होंने उसकी तरफ देखा, चूड़ी की तरफ, तो ड्राइवर के कान के पास जाकर धीरे से बोले कि आपने ये चूड़ियां क्यों टांग रखी हैं। उसका वर्णन यहाँ कवि ने कविता के रूप में किया है, झुककर मैंने पूछ लिया, मैंने झुककर ड्राइवर से पूछा, खा गया मानो झटका, और ऐसे लगा उसको एक झटका लगा है। वास्तव में तो कोई झटका नहीं लगा, कोई गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, किसी ने धक्का नहीं मारा, लेकिन वो झटका किसका था? मन का था, अंदर का। इसकी कवि कल्पना कर रहे हैं कि शायद उनको झटका लगा होगा। यहाँ ये वास्तविक झटके और मानसिक झटके के बीच में जो सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है, कल्पना या संभावना की गई है, इसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, लिख देता हूं मैं, सोहत ओढ़े
पीत पट श्याम सलौने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये जो दोहा है, पीले रंग का वस्त्र पहने हुए वह सांवले शरीर वाला बहुत सुंदर लग रहा है या लग रही है। कैसे लग रही है? मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर आतप प्रकाश, किसका? सूर्य का। आतप पर्यो प्रभात, सुबह के समय आकाश के अंदर सूर्य की किरणें उस नीलमणि पर्वत के ऊपर पड़ी हों, इस प्रकार का दृश्य उस सांवले शरीर वाले का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कल्पना की गई है इस सांवले शरीर की और किसके साथ? नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले प्रकाश की। जब किसी ने ऐसा नीलमणि पर्वत पर जाकर देखा नहीं कि इस प्रकार का दृश्य है, लेकिन कवि ने उसकी क्या की है? कल्पना की है। इस कल्पना के चलते यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ मानो शब्द का प्रयोग किया गया है और हमने ऊपर देखा यहाँ भी मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। 10वां जो अलंकार आज हम करेंगे वो बिल्कुल आसान अलंकार है। 10वें अलंकार के रूप में हम करेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब है पुनः जमा उक्ति। पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना। एक ही बात को हम बार बार या दोबारा कहें तो उससे जो प्रकाश या चमत्कार पैदा होगा वो क्या कहलाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। परिभाषा क्या बनती है? काव्य में जहां एक जैसे एक से अधिक शब्द एक साथ एक ही अर्थ में आते हैं और उससे चमत्कार पैदा होता है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एक जैसे होंगे शब्द, एक ही साथ आएंगे और एक ही जैसा अर्थ देंगे, उस स्थिति को हम कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब ये जो हमारा दोहा है इसमें एक जैसे दो शब्द इकट्ठे आए हैं। कौन कौन से? करत करत। करत करत माने करना करना। करत करत अभ्यास थे, बार बार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, जड़ प्राणी भी सुजान चतुर बन जाते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं। कैसे? रसरी आवत जाते, रस्सी के बार बार आने जाने से। सिल पर परत निशान, जैसे पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है ऐसे ही जड़ व्यक्ति भी, बुद्धिहीन व्यक्ति भी बार बार अभ्यास करने से ज्ञानवान बन सकते हैं। तो यहाँ जो ये करत करत शब्द हैं, आपने ध्यान दिया होगा दोनों का अर्थ एक है और दोनों एक जैसे हैं और दोनों एक साथ आए हैं। ये एक साथ आने के कारण यहाँ पर एक जैसा अर्थ दे रहे हैं और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की रचना कर रहे हैं। एक और उदाहरण भी हम देख सकते हैं। बादल गरजे छम छम बिजली चमकी चमचम। एक जैसे इकट्ठे आए और दोनों बार एक जैसा। छम छम का अर्थ एक, चमचम का, ये ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं
और इसके साथ जुड़ा हुआ एक अन्य उदाहरण जो आप देखेंगे तो आसानी से तीनों में वो चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगी। हमने मानवीकरण अलंकार में भी उस उदाहरण को लिया था। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। ये 3 बार धीरे धीरे शब्द आया है और तीनों बार तीनों का अर्थ एक है। अलग अलग अर्थ ना होने के कारण यहाँ पर जो ये आवृत्ति हुई है इस शब्द की उसको हम कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार आपके सामने ये जो 10 अलंकार हमने किए हैं, 5 पहले भाग में, 5 दूसरे भाग में, उम्मीद है आप लोगों ने इनकी तरफ ध्यान दिया होगा और आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अगर इससे संबंधित समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।